गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस धातु आयन के किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितनी होगी, ये हम देखेंगे। जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखी थी, उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे D1 से लेकर D10 तक। बच्चों, इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए हमें कुछ बातें बैकग्राउंड में समझ में होनी पहले से ज़रूरी हैं। कि सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स के संकुलों की ज्यामिति, उनका बनना, उनका स्थायित्व आदि। तो अब तक आप लोगों ने ये देख लिया है कि टेट्राहेड्रल ज्यामिति वाले, चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो संकुल बनते हैं, वो उनको बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस उनको फेवर करती हैं। ये भी हम देख चुके हैं कि चतुष्फलकीय ज्यामिति एक घन में से ही मिल जाती है, पर ऑक्टाहेड्रल भी घन में से ज्यामिति मिल जाती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति भी मिल जाती है। पर उन दोनों में एक मुख्य अंतर है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति में वो सेंटर ऑफ सिमेट्री सममिति का केंद्रीय बिंदु अनुपस्थित होता है। इसकी वजह से जब धातु आयन, पृथक धातु आयन होता है और उसके पांचों डी कक्षक संभ्रंशता लिए हुए होते हैं, उसके बाद जब उनके ऊपर लिगेंड्स उनको अप्रोच करते हैं, उनके निकट अनंत दूरी से उनके करीब आना शुरू करते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स में जो अंतर क्रियाएँ होनी शुरू होती हैं, उसकी वजह से डी कक्षक, संभ्रंश वाले डी कक्षक जो हैं, पहले वो विभाजित हो जाते हैं और दो समूहों में बंट जाते हैं। वो दोनों समूह खुद में संभ्रंशता लिए हुए होते हैं, परंतु पृथक डी कक्षकों की जो संभ्रंशता थी वो ख़त्म हो जाती है, विभाजित हो जाते हैं डी कक्षक दो समूहों में, और उन दो समूहों की अपनी अपनी संभ्रंशता होती है। ऑक्टाहेड्रल कक्षकों में हमने देखा था T2G और EG समूहों में विभक्त होते हैं। T2G लोअर एनर्जी पे थे, EG जो है वो हाई एनर्जी पे थे। टेट्राहेड्रल संकुलों में जो संभ्रंशता जब समाप्त होती है, जो दो संभ्रंश समूह बनते हैं, उसमें E, अब ये EG कक्षक ना होकर के E कक्षक हैं, क्योंकि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये E कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं और T2 कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं। ई जो समूह है, संभ्रंश समूह है, उसमें दो कक्षक होते हैं, dx² - y² और dz²। और जो T2 संभ्रंश समूह है, उसमें तीन कक्षक होते हैं, dxy, yz और dxz। ये चीज़ हमारे को अच्छे से मालूम है। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हम देख चुके हैं, और क्योंकि हम पुनर्वितरण देख चुके हैं तो हमें ये भी मालूम है कि क्योंकि टेट्राहेड्रल समूहों में सिर्फ 4 लिगेंड्स आते हैं और इनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बेहद कम होने की वजह से, क्योंकि ये चारों समूह किसी भी अक्ष पर सीधे न पड़ कर के अक्षों के मध्य में होते हैं, इस वजह से सीधा प्रतिकर्षण न होने की वजह से प्रतिकर्षण, दो समूहों को अलग अलग प्रतिकर्षण महसूस हो रहा है, परंतु दोनों को ही जो प्रतिकर्षण महसूस हो रहा है वो ऑक्टाहेड्रल के केस में महसूस होने वाले प्रतिकर्षण से कहीं कम है। इसीलिए टेट्राहेड्रल संकुलों में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के मुकाबले 4/9 टाइम्स होती है, यानी आधे से कुछ कम होती है। स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी कम होने की वजह से यहाँ पर हमेशा सिर्फ एक ही प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और वो हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी युग्मन तब तक नहीं होता जब तक वो अवश्यम भावी ना हो जाए। हर हाल में पहले ई कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके आते हैं, फिर वो T2G को एक एक करके भरते हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो छठा इलेक्ट्रॉन युग्मन करता है लोअर ई ऑर्बिटल्स में। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार इनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बहुत सरलतापूर्वक हम देख पाएंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो, उसका सूत्र है -6.0 P + 0.4 Q इंटू स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल प्लस M इंटू P। P जो है वो पेयरिंग एनर्जी है,
m जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है, डेल्टा टी स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड है, q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 लेवल है, p नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E लेवल है। अब देखिए n=0 के लिए ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेट, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए वो है 0 में E0 T2 0, p=0, q=0, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी =0। n=1 में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा E1 T2 0, P1 है, Q0 है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0.6 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू 0 इंटू डेल्टा टी है, तो ये आती है -0.6 डेल्टा टी। n=2 के लिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है E में 2 इलेक्ट्रॉन्स, T2 में 0 इलेक्ट्रॉन्स, p=2, q=2, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाती है -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 0 इंटू डेल्टा टी। नेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकलती है -1.2 इंटू डेल्टा टी। इसी प्रकार n=3 में E2 T2 1 crystal field stabilization energy comes out to be -0.8 delta T. n=4 में this energy comes out to be -0.4 delta T. n=5 इसमें एनर्जी कम्स आउट टू बी 0.0 डेल्टा टी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स T2 में और माध्य ऊर्जा बैरी सेंटर ऊर्जा के बराबर हो जाती है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 हो गई। नेक्स्ट n=6 में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कम्स आउट टू बी E3 T2 3। इसमें p में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 3, q में 3 और नंबर ऑफ़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज़ 1। 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है, और m जो वैल्यू है नंबर ऑफ़ पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए। अगर 1 युग्म है तो m की वैल्यू 1 है, 2 युग्म है तो m की वैल्यू 2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वितरण का क्रम ये रहता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके E कक्षकों में जाते हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके T2 कक्षकों में चले जाते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद पाँचों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि पाँचों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो अब छठे इलेक्ट्रॉन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उसको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल यानी E में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक के साथ संयुग्मन करना पड़ेगा। तो वो एक जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो E के 2 इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक के साथ संयुग्मन करता है, और E कक्षकों में अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाती है, और युग्म कितने हैं, अब एक युग्म हो जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम्स आउट टू बी -0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3 इंटू डेल्टा टी प्लस 1 इंटू पी। दिस कम्स आउट टू बी -0.6 डेल्टा टी प्लस पी। इसी प्रकार n=7 में 6 इलेक्ट्रॉन पहले की भांति बढ़ते हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन E के दूसरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मन करता है, और अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है E4 T2 3। तो अब P की संख्या 4 हो गई, Q की 3 है, और इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 यानी M की वैल्यू 2 हो जाती है, और इस हिसाब से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाती है 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 3 ओवरऑल डेल्टा टी प्लस 2p, एंड इट कम्स आउट टू बी -1.2 डेल्टा टी प्लस 2p। n=8 में अब जो 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो T2 के इलेक्ट्रॉन्स में से किसी एक के साथ युग्म बनाएगा, युग्मों की संख्या 3 हो जाएगी, p=4, उससे ज़्यादा ये हो नहीं सकता, q=4, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी -0.8 डेल्टा टी प्लस 3p। n=9 में जो 9वां इलेक्ट्रॉन है वो T2 के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ युग्म बनाएगा, तो E4 T2 5 इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, P में 4 कक्षक, Q में 5, और युग्मों की संख्या m=4। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम्स आउट टू बी -0.4 प्लस 4p। n=10 में युग्मों की संख्या 5 हो जाएगी, 10वां इलेक्ट्रॉन T2 के तीसरे
और अकेले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन करेगा और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा E4T26। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 0 + 5b। इन सभी डाटा को और μs को, जो कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, चक्रण मैग्नेटिक मोमेंट है, वो हम एक टेबल में वैल्यूज़ रख लेते हैं। और ये आपके सामने टेबल है D1 से लेकर D10 तक की। इसमें फिर से चक्रण मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप देखिए D1 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू है 1.73 म्यू की वैल्यू। D9 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी वैल्यू 1.73। D2 में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2.83 म्यू की वैल्यू है। और D8 में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2.83 इसकी वैल्यू है। D3 में तीन इलेक्ट्रॉन है, 3.87 वैल्यू है। D7 में 3.87 वैल्यू है, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि म्यू की वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे D1 से लेकर D9 तक के सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पैरामैग्नेटिक हैं और D0 D10 डायमैग्नेटिक हैं। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू।